वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन प्ले सुपर। वन पीस का चैप्टर नंबर 1129 रिलीज हो चुका है और मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हूँ, बट मैं वीकेंड पे ट्रैवल कर रहा था, दिवाली के लिए अपने घर जा रहा था। एनीवे 17 पेजेस के इस चैप्टर में हमें थोड़ी बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और शॉकिंग चीजें देखने को मिली है जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। स्पेशली कि आखिर ये जो बंदा सन गॉड का टाइटल लेके घूम रहा है, आखिर ये बंदा है कौन और कहाँ से अचानक से वन पीस के वर्ल्ड में दो सन गॉड का रेफरेंस दिखने लगा। तो अगर तुम लोग को भी जानना सन गॉड की आखिर रियलिटी क्या है तो वीडियो को अंदर जरूर देखना और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक चैप्टर की कवर स्टोरी के बारे में बात करते हैं। चैप्टर में हम देखते हैं यामाटो को जो कि अमिगासा विलेज पहुंच चुकी है और यहाँ पे काफी होलसम सा सीन हमें देखने को मिलता है कि ओटामा यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है जैसा कि उसने लूफी को प्रॉमिस किया था। साथ में उसके साथ शिनोबू भी है जो कि उसको सिखा रही है, तो देखकर काफी एक होलसम सा सीन लगा। एनीवे चैप्टर के ऊपर आते हैं। चैप्टर का टाइटल है लाइव डॉल। यहाँ से मतलब वही आ रहा है कि किस तरह से सन गॉड ने एक पूरा सा अपना खुद का ही एक मिनिएचर वर्जन ऑफ एक कंट्री बनाकर रखा है जहाँ पर वो लोगों को एज अ डॉल ट्रीट करता है, बेसिकली डॉल हाउस के तरह से। चैप्टर वही मेन स्टोरी पे स्टार्ट होता है जहाँ पर पिछले चैप्टर का जो एंडिंग का सीन है जहाँ पर सन गॉड उन्हें दौड़ा रहा होता है और जहाँ पर लूफी और नामी ये सभी लोग ब्लूप्रिंट्स को देख के मतलब बेसिकली उस एरिया का मैप देख के प्लान करते हैं कि जिस साइड से वो पहले निकले थे और वो सांप वगैरह को फाइट किए थे, अब वो लोग दूसरे साइड से तोड़कर बाहर निकलेंगे। अब इस मिनिएचर से कंट्री में लूफी अपने आप तो आ नहीं जाएगा, तो अगर लूफी को उसमें डाला गया है तो पक्का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा और इसीलिए सन गॉड उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। इसलिए सन गॉड खुद अपने उस एक्सपेरिमेंट वाले कंट्री में घुस जाता है जो कि लेगोस से बना हुआ है और उन्हें दौड़ाने लगता है। सन गॉड ये चीज भी देखकर हैरान रहता है कि उसकी खुद की पालतू बिल्ली उसके मतलब एनिमीज की हेल्प कर रही है। ठीक इसी टाइम पर नामी भी वो मैप फेंक देती है और उससे पूछता है कि तूने मैप क्यों फेंक दिया, तो नामी बोलती है कि मेरे को सब याद हो गया, जरूरत नहीं है हमें उस मैप की। और जैसे जैसे वो लोग सिटी के सेंटर यानी कि यग्ड्रासिल ट्री के पास पहुंचते हैं, उन्हें सिटी के उस पार का मिरर दिखने लगता है जिसे तोड़कर वो लोग उस पार जाने वाले होते हैं। अब इनके प्लान का आइडिया हमारे फेक सन गॉड को भी लग चुका है कि ये लोग दूसरी तरफ से तोड़ फोड़ मचा के वहां से भागने की कोशिश करने वाले हैं, जिसपे वो बोलता है कि देखो यार, अगर तुम्हारे पास ये ब्लूप्रिंट्स है तुम लोग बहुत चूतिया हो, क्योंकि ये पूरी जगह एक जायंट डिटेंशन सेंटर है। बेसिकली यहाँ पर ये लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम देखते हैं इसके पास एक बड़ा सा कीड़े पकड़ने वाला नेट है जिसका यूज करके ये अपने उस बिल्ली को पकड़ देता है और साथ में पूरी की पूरी स्ट्राइड क्रू भी उसी नेट में फंस जाती है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सांजी बोलता है कि आखिर ये बंदा समुराई के जैसे क्यों बात कर रहा है। ऑल्दो इसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं मिला बिकॉज समुराई जिस तरह से बात करते हैं वो भी जापानीज में होता है और हम इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं, तो अभी के लिए इसमें कोई भी रेफरेंस नहीं है। लेकिन एज फार एज आई थिंक ये बंदा हो सकता हो दे गोजारू या फिर ओसू वगैरह यूज कर रहा हो एज अ वर्ड, तो इसीलिए यहाँ पर सांजी ने चीज मेंशन की है। एनीवेज इन लोग को काला पानी जेल में बंद करके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सावरकर डीजोरो है जो कि बेसिकली अपने तलवार से कुछ भी काट सकता है, तो उसने इस नेट को काट के एंड सांजी भी, उसको भी हम मेंशन करना नहीं भूल सकते, सांजी ने भी यहाँ पर अपना एफ्रिट जम यूज करके इस नेट को तोड़ दिया जिससे अपना बिल्ला आजाद हो गया। ये चीज देखकर सन गॉड बोलता है कि भागने की कोशिश मत करो, उसके आगे तो माइटी ईयर गॉड है। और ये चीज सुनने के बाद उस फेक टाउन के जो सिटीजन्स हैं वो लोग सन गॉड को बताते हैं कि भाई सुन, वो जो तेरा ईयर गॉड है ना उसको थोड़ी देर पहले जला के भून के कोई खा गया। और फिर हमें पता चलता है कि ईयर गॉड कोई नॉर्मल रैबिट नहीं था बल्कि वो एक बहुत ही वाइल्ड रैबिट था और काफी बड़ा भी था जिसको बाद में लूफी वगैरह ने पका के खा। और ये चीज सुनने के बाद ही अपने सन गॉड को ऑर्गेजम ही आने लगता है। वो बोलता है कि कितनी सुंदर दुनिया है, इससे सुंदर दुनिया हो ही नहीं सकती, एक इतनी बड़ी सी कहानी मेरे सामने खुल रही है, वो भी मेरे खुद के बनाए हुए गार्डन में। मैंने तो इन लोग को अंडर एस्टिमेट किया था लेकिन ये लोग तो मेरे टट्टों पे गुदगुदी कर रहे हैं। इनफैक्ट ये बंदा ये तक इमेजिन करने लगता है कि इसके इस मिनिएचर सेट में बुरे और अच्छे लोग इसी स्टोरी में बनते जा रहे हैं और इसके हिसाब से ये एक नई हिस्ट्री बना रहा है और यही इसके लिविंग डॉल्स की यानी कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं इनकी ब्यूटी है। बेसिकली ये बंदा अपने भेजे से सिक है, इसको कुछ साइकोपैथिक प्रॉब्लम्स हैं जहां तक मुझे लग रहा है। और यहीं से हमें वन पीस का एक और काफी डार्क पार्ट देखने को मिलता है जहां पर अभी तक जायंट्स पूरी की पूरी स्टोरी में इग्नोर्ड थे। अभी तुम देख सकते हो कि आखिर जायंट्स कितने कैपेबल हैं अगर उनकी बुद्धि चुदी हुई है। बेसिकली इस आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा, ये बीमार है और ये बहुत ही ज्यादा साइकोपैथिक काम कर रहा है। इसने बहुत सारे इंसानों को पकड़कर अपने इस कंट्री को बनाकर यहाँ पर रख दिया है और उनकी अपने मन से कहानी बना रहा है। ऑब्वियसली अगर मैं इतना बड़ा जायंट हो जाऊंगा और मुझे वो छोटे छोटे ह्यूमंस दिखेंगे तो मैं उन्हें पकड़कर पाल लूंगा और इसीलिए इसका टाइटल पड़ा है लिविंग डॉल्स। एनीवेज वहां के सिटीजन्स को ये सारी चीजें पता है, वो लोग चूतिया नहीं है तो वो लोग भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये सन गॉड बोलता है कि ये पूरी चीज जो लूफी और उसके क्रूमेट्स कर रहे हैं और जो कुछ भी उसके सिटी में हो रहा है वो उसके लिए एक ड्रामा जैसा है, एक रियल स्टोरी जैसा है जो कि उसके ही किए हुए चीजों की वजह से यहाँ पर बन रहा है। वो इस चीज को लेके बहुत प्राउड है और उसके बाद तो लूफी को
चिल्लाकर बोलता है कि शायद हायरुद्दीन तुम्हें पहचान जाएगा बट मैं नहीं, चलो देखते हैं कि आगे तुम क्या करने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं उसोप को दीवार की तरफ एक बड़ा सा बॉम्ब चलाते हुए, जिसकी वजह से दीवार में छेद हो जाता है, मतलब मिरर तो टूट जाता है, लेकिन जो बड़ा सा जायंट्स ने वॉल बनाया है वो नहीं टूटता। इसको लूफी बोलता है कि मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देखता हूँ। और इसके बाद तो ये सन गॉड अपने आप को ओडा ही समझ लेता है। वो लिटरली ये बात बोलता है कि क्या चैप्टर है, क्या ड्रामा है, क्या चैप्टर है। मुझे इन कमजोर लोगों का स्ट्रगल उनकी किस्मत के खिलाफ देखते हुए बहुत मजा आ रहा है, मुझे और चाहिए ये चीज। इनका बार बार फेल होना, और जब ये फेल होते हैं और इनका सेल्फ स्टीम टूट जाता है, यही दिखाता है कि ये कितने ह्यूमंस हैं। और जब किसी कैरेक्टर को डिसअपॉइंटमेंट होता है तभी उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। ये बंदा लिटरली इस पूरी चीज को एक फिल्म ही मान चुका है, पता नहीं कौन सा नशा करता है। और उसके बाद ये सन गॉड चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारी वजह से तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, अच्छा हुआ कि तुम लोग मेरे पास पहुंचे। जिसके बाद वो लूफी, जोरो, नामी और उसोप का नाम लेता है और सबके नाम के आगे टासो ऐड कर देता है। इसके बारे में भी अभी तक कोई रेफरेंस नहीं मिला है, लेकिन जितना मैंने गूगल पर पढ़ा, जिस तरह से सान और टान होते हैं जापान में जो कि नाम के आगे लगाते हैं, उस तरह से टासो भी एक है, लेकिन ये मोस्टली ओटाकू लोगों के ऊपर लगता है, बेसिकली जो लोग ये मांगा और एनिमे देखते हैं। टेक्निकली ये बंदा खुद को मांगा रीडर बताना चाहता है। एनीवेज सब लोग अपना अपना नाम सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस बंदे को सभी के नाम याद है। और ठीक उसी टाइम पर हम देखते हैं कि लूफी भी अपना गियर 4 एक्टिवेट करने लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं नामी को, जो कि थोड़ी स्नीकी बन रही है। जब भी ये स्नीकी बनती है मेरा तो एकदम मूड बन जाता है, क्योंकि इस समय ये उसुप से ये पूछ रही होती है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इस पे उसुप बोलता तुम्हारा मतलब अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गई तो इसका तो कोई वो दिक्कत नहीं है, ये तो हो ही जाती है। इसके बाद नामी बोलती है बिल्कुल, क्योंकि इस आदमी ने हमें बहुत परेशान किया है। और इसके जस्ट बाद हम सांजी का भी बना हुआ चेहरा देखते हैं, जहाँ पर सांजी का दिमाग खराब है कि आखिर नामी के उसने कपड़े कैसे बदले, उसने नामी को नंगा देख लिया। विच मेक्स मी थिंक कि इतना बड़ा जायंट नामी के इतने छोटे से बॉडी को देख के खुश हुआ होगा या नहीं। खैर अभी नामी का गुस्सा चल ही रहा होता है कि हमें इस सन गॉड का फ्लैशबैक देखने को मिलता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा कौवा लूफी के शिप को पकड़ कर लेकर आ रहा है इसी जायंट के पास। इस चीज को देखते ही वो जायंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो स्ट्रॉ हार्ट का क्रू है, लेकिन ये लोग तो जायंट पायरेट्स के शिप पर थे, यहाँ तक कैसे आ गए। और फिर उसे याद आता कि ये लोग एगहेड आइलैंड से एल्बाफ की तरफ आ रहे थे, मतलब ये लोग स्लीपिंग मिस्ट के बीच में घुस गए होंगे, जिसकी वजह से इन्हें कुछ भी याद नहीं कि ये कब सोए। जिसके बाद ये बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो ड्रेसोजा के दौरान हायरुद्दीन करके जो बंदा था, जो एक जायंट था जिसने लूफी के स्ट्रॉ हार्ट ग्रैंड फ्लीट को ज्वाइन कर लिया था, वो उसने अपने मन से किया था। अभी प्रेजेंट में जो बंदा जो कि सन गॉड है, इसका रियल नेम रोड है, और इस बंदे ने उस समय मना किया था और हायरुद्दीन को बोला था कि तू एक बार सोच तो ले, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे ही स्ट्रॉ हार्ट पायरेट्स को सर्व करना शुरू कर दिया। और अब हर कास्ट की तरह इस बंदे को भी लगता है कि ये ऊंचा है तो इसे आखिर क्यों नीचे जात के ह्यूमंस के साथ बैठ के काम करना चाहिए, या फिर उनके लिए काम करना चाहिए, या फिर उनके फ्लीट में जुड़ना चाहिए। तो उसका भी दिमाग खराब हो चुका है, अब उसको भी अपना ऑनर किलिंग करना है। लूफी को वो देखकर बोलता है कि कितनी छोटी पतली सी बॉडी है, और नामी को देख के तो गच्ची हो जाता है। इसके बाद वो एक बड़ा सा इंजेक्शन, मतलब असली इंजेक्शन ना कि अपना इंजेक्शन सबके ऊपर लगाना शुरू कर देता है। इंजेक्शन नहीं, आई थिंक वो एक स्प्रे है, जिससे इन लोग को कुछ भी याद नहीं रहेगा कि ये लोग कितना ज्यादा सो रहे हैं, मतलब ये लोग बहुत गहरी नींद में चले जाएंगे और इन्हें नहीं पता चलेगा कि इनके साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है, जहाँ पर ये बंदा बोलता है कि अब मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोग कहाँ हो, और आखिर यहाँ से भागकर कहाँ ही जाओगे, तुम्हें अब मुझे ही सर्व करना पड़ेगा, तुम लोग अब मेरे फ्लीट को ज्वाइन करोगे। इसके बाद हम अचानक से देखते हैं कि इस बड़े से जायंट के ऊपर, चूते के ऊपर बहुत बड़े बड़े काले बादल आ चुके हैं। और जब काले बादल आते हैं ना वन पीस के वर्ल्ड में, तो चीजें बहुत सीरियस होने वाली होती हैं, क्योंकि अचानक से ज़्यूस का नाम हमें सुनाई देता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि इतना बड़ा थंडर बोल्ट आके जायंट के ऊपर गिरा है, मतलब जायंट के ऊपर लिटरली जो इंसान के हाथ में लूफी उसके पाम में पूरा फिट हो जाता है, वो पूरा का पूरा थंडर बोल्ट से नहा लिया है। इतना बड़ा थंडर बोल्ट गिरने के बाद तो ओर्स की भी गांड फट जाए, तो फिर भी छोटा सा आदमी है उसके साथ। एनीवे इतना बड़ा थंडर बोल्ट गिरने के बाद उसका मुंह छूट गया और उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो नीचे गिरने वाला है। और अगले पेज पर हम देखते हैं कि लूफी अपना गियर 4 एक्टिवेट कर चुका है। आई थिंक ये पूरा का पूरा गियर 4 नहीं है, आधा गियर 4 है, क्योंकि लूफी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ अपने हाथ को ही यहाँ पर कॉन्ग गन में कन्वर्ट कर रहा है। और इसके बाद वो उस दीवार पर अटैक करता है जो कि जायंट्स ने बनाया हुआ है, बेसिकली जायंट का कमरा है, तो जायंट के ही दीवार पर मारता है और वो उसे तोड़ देता है, जिसका मतलब लूफी सच में बहुत पावरफुल है। पता नहीं कैसे वो इतना पावरफुल है भाई, कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि जायंट्स के ईंटें बहुत बड़े होते हैं। और इसको तोड़ते ही ये सब लोग फ्री हो जाते हैं, और लास्ट लाइन व्हाट लाइज जस्ट आउट ऑफ साइट के साथ चैप्टर नंबर 1129 खत्म। एनीवेज मांगा खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं। तो इस चैप्टर के बारे में बात करूँ तो चैप्टर मिड ही था, ज्यादा कुछ बहुत भयंकर नहीं हुआ। एटलीस्ट हमें ये पता चला कि रोड नाम का जो बंदा है, जो कि हायरुद्दीन की क्रू में था, ये बंदा एग्री नहीं करता था कि लूफी के स्ट्रॉ हैट को ये लोग ज्वाइन करें। इनफैक्ट ये सवाल मेरे अंदर भी था कि अगर हायरुद्दीन जैसा इतना बड़ा जायंट लूफी के अंडर काम कैसे
कैसे करेगा और आखिर ये करना क्यों चाहता है, क्योंकि सिर्फ लूफी ने इसकी जान बचाई है इसीलिए। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज अगर तुम इमेजिन करो तो तुमसे सैकड़ों गुना बड़ा एक इंसान एग्जिस्ट करता है और वो तुम्हारी खिदमत में रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो जितना मेलबाफ को सोच रहे थे कि ये लोग लूफी को बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे और दो बड़े बड़े जायंट्स इनके अच्छे दोस्त थे और शैंक्स का टेरिटरी है इसलिए, तो आई डोंट थिंक सो इतना स्मूथ जाने वाला है। यहाँ पर भी हमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स दिखने वाली है कि आखिर कितने लोग लूफी के साइड से हैं और कितने लोग बस ये मानते हैं क्योंकि वो जायंट्स हैं तो उन्हें इन ह्यूमंस के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस रोड नाम के जायंट के बारे में भी सुनकर बहुत अजीब सा लग रहा है बिकॉज इसका नाम रोड है और हम एक और रोड पॉनेग्लिफ खोज रहे हैं, तो मे भी कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बंदा दिमाग से थोड़ा मेंटली परेशान है, क्योंकि चलो मैं मानता हूँ कि लूफी वगैरह से इसका पर्सनल थोड़ा सा ग्रज था कि हायरुद्दीन इनके लिए काम कर रहा है तो ये उनको सबक सिखाना चाहता था, लेकिन बाकी इंसानों को इसने पकड़कर क्यों रखा है ये चीज एकदम क्लियर कट है कि ये बस उनके साथ खेलना चाहता है। एंड दैट जस्ट एक्सप्लेन्स कि वन पीस का वर्ल्ड कितना ज्यादा डार्क हो सकता है, वो भी बिना डार्क दिखाए। सो अब तुम लोग को मेरी वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो छोटी है आई नो, मैं अदर वीडियोस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मांगा भी स्लो पेस पर चल रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि स्टोरी थोड़ा और फास्ट हो जाए, जल्दी जल्दी नई चीजें पता चल जाए और हम एक्चुअल एल्बाफ पर पहुंच जाए। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुम लोग से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।